नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पवन और पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पवन क्या है। क्षैतिज दिशा के अंदर बहती हुई हवा, यानी वह हवा जो धरातल के समानांतर प्रभावित होती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यानी पवन क्या करती है? धरातल के बिल्कुल क्षैतिज दिशा में गति करती है या धरातल के बिल्कुल समानांतर बहती है। उसी वायु को या हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है पवन धारा। ऊर्ध्वाधर दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की दिशा में गतिमान वायु को क्या कहा जाता है? पवन धारा कहा जाता है। यानी अगर धरातल के समानांतर अगर हवा बह रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? पवन कहा जाएगा। इसके विपरीत जब यही हवा क्या करती है? ऊपर से नीचे की ओर बहना शुरू कर दे या ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करना शुरू कर दे तो इसको क्या कहा जाएगा? पवन धारा कहा जाएगा। पवन और पवन धारा या वायु धारा भी इसको बोल सकते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करती है? एक पवन तंत्र का निर्माण करती है। पवन तंत्र का निर्माण करती है, पवन चक्कर का निर्माण करती है, जिसके अंदर जैसे पहले कोई हवा क्या करेगी? धरातल के बिल्कुल समांतर बहेगी। उसके बाद वो वायु ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद वो ही वायु उसी के स्थान पर ये वायु ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद इसके बदले जो भारी वायु है वो क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। यानी पवन का एक चक्कर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पवन तंत्र कहते हैं। और ये पवन तंत्र है, ये वायु धारा और पवन दोनों के मिलने से बनता है। तो पहला कंसेप्ट था पवन। इसके अलावा पवन का नामकरण अगर हम देखें तो जिस दिशा से पवन बहकर आती है, जिस दिशा से पवन बहकर आती है उसी दिशा के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि एक चित्र में आपके सामने बना देता हूं। अगर हवा पूर्वी दिशा से आ रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? पूर्वी पवन कहा जाएगा, जो पूर्वी दिशा से आ रही है। अगर पश्चिमी दिशा से आ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? पश्चिमी पवन कहा जाएगा। अगर पवन उत्तरी दिशा से आ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? उत्तरी पवन। और अगर दक्षिण दिशा से आ रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी पवन कहा जाएगा। यानी जिस दिशा से पवन बहकर आती है उसी दिशा के आधार पर उसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। आगे है पवन की दिशा को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब क्या है? किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब का अंतर। मान लो एक स्थान है ए और दूसरा है आपका बी। इन दो स्थानों के बीच वायु दाब का जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता, या इसका एक नाम और भी है बैरोमेट्रिक ढाल। यानी दाब प्रवणता का मतलब या बैरोमेट्रिक ढाल का मतलब क्या है? किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब का अंतर। ये दो स्थान मैंने रखे हैं, एक है आपका ए और दूसरा है आपका बी। ए आपका हाई प्रेशर का एरिया है जबकि बी आपका क्या है? लो प्रेशर का एरिया है। अब क्या है कि पवन क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है? गति करती है। पवन क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है जब दाब प्रवणता ज्यादा होगी। जब क्या होगी? दाब प्रवणता ज्यादा होगी। यानी एक साइड क्या है? हाई प्रेशर है और दूसरी साइड क्या है? लो प्रेशर का एरिया है, लेकिन इनके बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस का मतलब इनके बीच दाब प्रवणता क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा दाब प्रवणता होगी पवन की गति उतनी ही ज्यादा तेज होगी। यानी दाब प्रवणता जिस दिशा में कम होगी पवन क्या करेगी? उसी दिशा के अंदर बहना शुरू कर देगी। तो पहला पॉइंट कौन सा है? दाब प्रवणता, जिसके अंदर पवन क्या करती है? जिस दिशा में दाब प्रवणता कम है उसी दिशा की ओर बहना शुरू कर देती है। एक बात इसी के साथ और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो अंतर है पवनों का,
या वायु दाब का जो अंतर है, वायु दाब को क्या किया जाता है, समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, समदाब रेखाओं के द्वारा। और ये जो दाब प्रवणता है ये समदाब रेखाओं की क्या होती है, समकोण पर होती है। मान लो ये रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं हैं, तो इनके समकोण पर क्या पाई जाती है, दाब प्रवणता पाई जाती है। तो पहला पॉइंट था दाब प्रवणता। तो जिस दिशा में दाब प्रवणता होगी पवनें क्या करेगी, उसी दिशा की ओर चलना शुरू कर देगी। उसके बाद है कोरियोलिस बल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1835 के अंदर एक विद्वान थे जिनका नाम था जीजी कोरियोलिस। इन्होंने क्या सिद्ध किया था कि पवनें क्या करती हैं, सीधी दिशा में गति न करके, जैसे हमने एक सीधा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारी जो भूमध्य रेखा है वहां पर वायु दाब क्या है, कम पाया जाता है, जबकि ध्रुवों के ऊपर वायु दाब क्या है, ज्यादा पाया जाता है। पवन को क्या करना चाहिए, यहां से चलकर सीधी गति करनी चाहिए भूमध्य रेखा की ओर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पवन चलती है वो सीधी न चलकर क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, या अपने मार्ग से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये वाला जो बल जो क्या करता है, पवनों की दिशा को जो पवनों की दिशा को बदल देता है, इसी बल को एक नाम दिया गया है विक्षेपण बल या डिफ्लेक्शन फोर्स। ये क्या करता है, पवनों की जो दिशा है उसके अंदर क्या ला देता है, विक्षेप ला देता है, यानी पवनों की दिशा है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी बल को यानी पवनें सीधी न चलकर क्या करती है, अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। ये बात सबसे पहले महसूस की थी 1835 के अंदर कोरियोलिस नामक एक विद्वान ने। उसी के आधार पर इस बल का नाम रखा गया था कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल है क्या, इन्होंने क्या बताया था कि पवनें क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या करती है, अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें क्या करती है, अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसी को क्या कहा गया था, कोरियोलिस बल। यानी कोरियोलिस बल के अनुसार क्या है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर लेती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी नियम को 1855 के अंदर, 1835 के अंदर सबसे पहले अनुभव किया था कोरियोलिस ने, लेकिन 1855 के अंदर क्या था, एक विद्वान और आए जिनका नाम था फेरल महोदय। फेरल महोदय ने क्या किया था, इस चीज को सिद्ध किया था। इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई आदमी, फेरल का जो नियम है कि अगर कोई आदमी जिस दिशा से पवन बहकर आ रही है उस दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और इस साइड से पवन चल रही है, ये क्या करे, इस दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए, तो इनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में उसके दाएं हाथ की ओर क्या होगा, वायु दाब ज्यादा होगा, जबकि उसके बाएं हाथ की ओर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ये किसने सिद्ध किया था, फेरल महोदय ने। कब किया था, 1855 के अंदर, जिसको नाम दिया गया था फेरल का नियम। एक नाम और दिया जाता है वाइजवेल्ड नियम। यही सेम सी बात है, वाइजवेल्ड नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पवन की दिशा में पीठ करके खड़ा हो जाए, यानी जिस दिशा से पवन आ रही है उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो जाए, तो उसके दाहिने ओर क्या होगा, उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा, जबकि उसकी बाईं ओर क्या होगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा। तो दूसरा जो नियम है वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या बताता है कि पवनें अपनी दिशा में सीधी न बहकर क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, और जो बल उनके पीछे काम करता है उसको नाम दिया गया कौन सा, विक्षेपण बल। यहाँ 3 प्रकार के हमने बल पढ़े हैं जिनके अलग अलग नाम है। कोरियोलिस बल, फेरल का जो नियम हमने यहाँ पढ़ा है, और इसके अलावा हमने वाइजवेल्ड नियम पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग पवनें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि
जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, जहां भूमध्य रेखा है, वहां क्या होता है, एक बल काम कर रहा था, हमने पढ़ा था अपसारी बल, और एक दूसरा बल है आपका अभिसारी बल। अपसारी बल का मतलब क्या है, जिसके कारण क्या है, वस्तुएं बाहर की ओर चली जाए, और अभिसारी जिसके अंदर वस्तुएं क्या हो जाए, केंद्र की ओर आ जाए। अब पृथ्वी जब घूर्णन करती है, घूर्णन के कारण क्या कर देती है, जो केंद्र की वायु है उसको ध्रुवों की ओर विक्षेपित कर देती है, यानी ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है, जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब पवनें क्या करती है, अभिसारी बल के कारण या अभिसारी त्वरण के कारण क्या करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना शुरू कर देती है, यानी यहाँ चक्रवात बनना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर पवनें क्या करेगी, बाहर की ओर से यानी ध्रुवीय क्षेत्र से क्या करती है, अंदर की ओर या निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर क्या है, गति करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं। तो तीसरा जो है वो है अभिकेंद्रीय त्वरण। उसके बाद चौथा दे रखा है भूघर्षण का प्रभाव। अगर हमारी धरती सपाट होती, यानी यहाँ पर्वत पठार और मैदान नहीं होते, बिल्कुल मैदान ही पाए जाते, इसके अंदर जो हमारा जो धरातल है विषमताएं नहीं पाई जाती, तो पवनें क्या करती, पवनें बिल्कुल सीधी चलती। सीधी चलने का मतलब क्या है, पवनें जैसे यहाँ हमने बताया था कि भूमध्य रेखा से या ध्रुवों की ओर चलती, या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सीधी चलती। लेकिन भूघर्षण का प्रभाव और भूघूर्णन का प्रभाव पवनों की दिशा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या कर देता है, पवनों की जो दिशा है उसके अंदर क्या ला देता है, विक्षेप ला देता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही पवनें हिमालय पर्वत से टकराएगी तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी पवनें क्या करती है, भारत के अंदर मानसून लेकर आती है। लेकिन जैसे हिमालय क्षेत्र के अंदर ये पवनें पहुंचेगी, इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से चेंज हो जाएगी और इनकी दिशा क्या हो जाती है, पूर्वी हो जाती है। कहने का मतलब कि भूघर्षण का प्रभाव भी पवन की दिशा के ऊपर पड़ता है। जितना भूघर्षण ज्यादा होगा, पवन की दिशा उतनी ही क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात और भी याद करने वाली है कि भूघर्षण का जो प्रभाव है वो पवन की निचली परतों तक ही सीमित रहता है। क्यों? क्योंकि धरातल के समीप ही क्या है, विषमताएं ज्यादा पाई जाती है। ऊपरी जो पवन तंत्र है उसके ऊपर भूघर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि पवन क्या है और पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। धन्यवाद।